मॉर्निंग टू एवरीवन। झारखंड स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को आरंभ करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का जिसके बारे में हम पढ़ाएंगे उसका जो पीरियड है वो काफ़ी लंबे समय तक है। उसका पीरियड काफ़ी लंबे समय होने के कारण इसमें बहुत सारे राजवंशों आएंगे इसमें बहुत सारे उसके इस वंश में बहुत सारे इसमें राजा आएंगे और उसी के बारे में हमको जानना है। और यह टॉपिक हो सकता है हल्का लंबा भी जाएगा क्योंकि इसको कवर करना उतना कम टाइम में उतना पॉसिबल है नहीं। तो सबसे पहले लेट ना कि हम स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है नागवंश। और ये नागवंश क्षेत्रीय राजवंश जितने सारे हैं उसमें से जो नागवंश है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में हमें जानना है और इसका जो प्रारंभ होता है उसमें भी इसका जब पीरियड नागवंश का स्टार्ट होता है तो इसमें भी काफ़ी मतभेद है। किसी के अनुसार इसका स्थापना 64 ईस्वी में होता है, तो एक इतिहासकार उसके रीड जिसका नाम रहता है रीड, उसके अनुसार इसकी स्थापना 10वीं सदी में होता है, ठीक है। तो देर ना किए इसको प्रारंभ करते हैं और नागवंश के बारे में कि इसका स्थापना कब होता है तो 64 ईस्वी में होता है और चलता कब तक है 1952 ईस्वी तक, ठीक है। लगभग 2000 वर्ष तक इसका शासन व्यवस्था झारखंड में स्थापित होता है। और झारखंड का कौन सा क्षेत्र में, तो झारखंड का छोटा नागपुर का जो खास है इस एरिया में ये सबसे ज़्यादा दिनों तक इसका क्या रहता है प्रभाव रहता है। ये जो वंश रहता है और छोटा नागपुर खास वाला जो एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। यहीं पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। सबसे पहले होता क्या कि जो नागवंश रहता है इस शासक का सबसे बड़ा खासियत क्या रहता है कि ये लंबे समय तक टैक्स नहीं लेता है, ठीक है। अपने जनता से लंबे समय तक टैक्स नहीं लेता है। जब यहाँ पे इसका मुगलों का जब इस पे प्रभाव होता है तब क्या करता है, नियमित रूप से भी टैक्स नहीं लेता, वहाँ पे अनियमित रूप से टैक्स लेता है। लेकिन जैसे अंग्रेज के अधीन में आता है तब टैक्स लेना नियमित रूप से प्रारंभ करता है, ठीक है। कौन, तब ये नागवंश। सबसे पहले ये तो चर्चा हो गया कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। अब इसका स्थापना कौन किया उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसकी स्थापना होता क्या है कि पुंडरीक नाग, ठीक है, वो वाराणसी के ब्राह्मण के यहाँ अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और जिस ब्राह्मण के यहाँ शिक्षा ग्रहण करता है वो ब्राह्मण इससे पुंडरीक नाग से प्रभावित होकर अपनी बेटी पार्वती का शादी पुंडरीक नाग से करता है। अब दोनों क्या करता है, जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में वहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए वो दोनों निकलते हैं। बीच रास्ता में एक बच्चे को जन्म देता है और उस बच्चे को वहाँ पे छोड़ के वो अपने तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। अब उस बच्चा का जो पालन पोषण करता है उसका नाम रहता है मदरा मुंडा। हमने पिछला वीडियो में बताया कि मदरा मुंडा मुंडाओं का अंतिम शासक था। अब इस बच्चा का जब पालन पोषण करता है, अब बड़ा होके इस बच्चा को वह जब ये बच्चा बड़ा होता है तो मदरा मुंडा अपने नेताओं की सर्वसम्मति से इस बच्चा को क्या करता है कि अपना उत्तराधिकार नियुक्त करता है। और जब अपना उत्तराधिकार नियुक्त करता है तब यहाँ पे मुंडाओं का अंत और नागवंश की स्थापना उसी के द्वारा, उस बच्चे के द्वारा किया जाता है जिसका नाम रहता है फनी मुकुट राय। क्या नाम रहता है, फनी मुकुट राय। अब इस फनी मुकुट राय जिस समय वो अपना शासन व्यवस्था स्थापित करता है उस समय यहाँ पे 66 परगनों पर उसका अधिकार रहता है। कितना, तो 66 परगनों पर अधिकार रहता है। दूसरा क्या होता है कि जो पंचेत जो कहाँ पड़ता है, धनबाद में। देखो पंचेत कहाँ हो गया, तो इस एरिया में पड़ता है तुम्हारा पंचेत, ठीक है। और एक रहता है क्योंझर, जो कहाँ पड़ता है, क्योंझर उड़ीसा में पड़ता है। पंचेत हो गया कहाँ पे, धनबाद में। अब क्या करता है, जो फनी मुकुट राय रहता है उसको हम अभी लिखेंगे। फनी मुकुट जो राय रहता है वो पंचेत के राजघरानों से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और इसी के मदद से, इससे पंचेत के राजाओं के मदद से क्योंझोर के राजा को पराजित कर अपना क्षेत्र का यहाँ तक विस्तार कर देता है। जब ये अपना क्षेत्र का विस्तार करता है उसके बाद वो अपना राजधानी सुतियाम्बे स्थापित करते हैं। कहाँ पे, सुतियाम्बे। कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है सुतियाम्बे, ठीक है।
यहीं पे पड़ता है सुतियामे। अब यहाँ पे क्या करता है, एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है। सूर्य मंदिर निर्माण कराने के बाद फनी मुकुट राय क्या करता है कि जब यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण कराए और अपने क्षेत्र में गैर आदिवासियों को आश्रय देना प्रारंभ कर दिया। इसको गैर आदिवासियों को आश्रय देना प्रारंभ कर दिया। जब गैर आदिवासियों को आश्रय देना प्रारंभ करता है तो उस गैर आदिवासी जो रहता है उसका नाम जो रहता है वो रहता है पांडे भावराय श्रीवास्तव। क्या रहता है, पांडे भावराय श्रीवास्तव, जो कायस्थ जाति का रहता है। अब फनी मुकुट राय उससे अपना क्या करता है, दीवान नियुक्त करता है। दीवान का मतलब जब राज की शासन व्यवस्था राजा द्वारा चलाया जाता है तो उसका जो मुख्य सलाहकार रहता है, परामर्शदाता जो रहता है, उसी को बोला जाता है। तो उसको क्या करता है, नियुक्त करता है। किसको, ये पांडे भावराय श्रीवास्तव को। और इतना काम करने के चलते फिर जो फनी मुकुट राय रहता है उसका नाम नागवंश में आदि पुरुष भी पड़ जाता है। क्या पड़ता है, आदि पुरुष। चलते हैं, अब इसको लिख देते हैं। सबसे पहले स्थापना कौन की, फनी स्थापना करता है, उसका नाम रहता है फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। इसका जो दीवान रहता है उसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है भावराय श्रीवास्तव। जो क्या रहता है, एक गैर आदिवासी रहता है। गैर आदिवासी रहता है। अब अपना राजधानी कहाँ स्थापित करता है, सुतियामे। सुतियामे में क्या करता है, सूर्य मंदिर का निर्माण करता है। ये हुआ आपका फनी मुकुट राय के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे फनी मुकुट राय, ठीक है, जो स्थापना करता है नागवंश को, उसको क्या बोला गया, आदि पुरुष। यहाँ पे आदि पुरुष के नाम से भी जाना, आदि पुरुष। अब क्या करना है, इसको पॉज करके लिख लेना है, फिर इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। इसको पॉज कीजिए, उसके बाद लिखिए, उसके बाद हम फिर आगे बताते हैं कि इसके बाद कौन कौन इसका शासक बनता है। चलिए ठीक है। अब फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय आता है, फनी खत्म हो गया, अब केवल मुकुट राय बचा। मुकुट राय के बाद आता है मदन राय। कौन आता है, मदन राय। और मदन राय के बाद जो आता है उसका नाम रहता है प्रताप राय। प्रताप राय काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो प्रताप राय रहता है वो अपना राजधानी सुतियामे से बदलकर चुटिया स्थानांतरित करता है। कौन, उसका नाम रहता है फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मुकुट राय के बाद मदन राय, मदन राय के बाद आता है प्रताप राय। प्रताप राय, प्रताप राय जो अपना राजधानी कहाँ से बदलकर कहाँ करता है, ये सुतियामे देख रहे हैं ना, यहाँ से बदलकर यहाँ पे करता है चुटिया। ठीक है, ये हुआ पूरा छोटा नागपुर का खास एरिया जो मैक्सिमम 10वीं छोटा नागपुर में कवर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चुटिया अपना राजधानी जो स्थानांतरित करता है, यहीं पे क्या होता है कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर चुटिया रहता है, रांची शहर के बगल में ही रहता है। अब स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरी से निकलकर कहाँ, बंगाल के खाड़ी में क्या होता है, विलय हो जाता है इधर। ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र में। अब प्रताप राय के बाद आता है भीमकर्ण। कौन आता है, भीमकर्ण। ठीक है, ये अपना केवल राजधानी बदला। उसके बाद आएगा भीमकर्ण, नाम क्या हुआ, भीमकर्ण। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात है, जितना सारा शासक था वो अपने नाम के अंत में राय लिखता था, लेकिन भीमकर्ण लिखा भीम राय नहीं। क्यों, क्योंकि भीमकर्ण जो था वो कलचुरी नरेश के प्रभाव में आया, और कलचुरी नरेश अपने नाम के अंत में क्या लगाता था, कर्ण लगाता था, इसलिए भीम राय के जगह इन्होंने भीमकर्ण लगाया। अब क्या होता है कि जो रैक्सोल राजा रहता है, ठीक है, कौन, रैक्सोल, कहाँ का, तो सरगुजा का। सरगुजा का जो कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। सरगुजा का जो रैक्सोल राजा रहता है वो भीमकर्ण
पर चढ़ाई कर देता है। ठीक है, अब चढ़ाई करने के बाद जो भीमकर्ण रहता है उसे बरवा के तट पर क्या करता है, जो सुरगुजा का रैक्सोल राजा रहता है उसे पराजित करता है। और ये जो रैक्सोल राजा रहता है वो 12,000 घुड़सवार और पैदल सैनिक के साथ आता है। तब उसको भीमकर्ण वहां पे मात देता है, उसे पराजित करता है और अपना जो क्षेत्र रहता है वो बरवा और आज जो लातेहार जहाँ से दामोदर नदी निकलता है तो लातेहार का जो कौन हो गया, टोरी नामक जो स्थान हो गया, वहां तक अपना क्षेत्र का विस्तार करता है। कौन? भीमकर्ण करता है। ठीक है, तो भीमकर्ण का क्या किया कि अपना क्षेत्र का भी विस्तार कर लिया। कहाँ से, तो कहाँ तक, तो जो लातेहार का टोरी लातेहार, हाँ टोरी, जहाँ से क्या होता है दामोदर नदी निकलता है। अब उसके बाद क्या होता है कि उस लड़ाई में इन्होंने एक वासुदेव जो भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त करता है। जब भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त करता है उसके बाद इन्होंने बार बार आक्रमण से तंग होकर, जो भी बरवाल आक्रमण हुआ तो इस तरह जो आक्रमण होता था उससे यह क्या हुआ, परेशान हो गया। उसके बाद अपनी राजधानी को या खुखरा स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पे, तो खुखरा। तो खुखरा कहाँ पड़ता है, तो बीच में पड़ता है यहाँ पे खुखरा। ठीक है, तो अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित करता है, खुखरा। अब क्या होता है कि अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है, उसके पीछे और कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। उस महत्वपूर्ण कारणों में से एक जो कारण होता है कि जो क्या रहता है ना, जब खुखरा स्थानांतरित करता है तो उसके पीछे कारण क्या रहता है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी रहते हैं उसका जो भावी आक्रमण, मतलब होने वाला आक्रमण से बचने के लिए, तो पहले राजधानी आता चुटिया, तो चुटिया में जो राजधानी था तो भावी आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने राजधानी को खुखरा बनाया। दूसरा कारण क्या था कि वही कारण में से जो तुर्क लोग थे वो बंगाल पर क्या करते थे, चढ़ाई करते थे। अब जो मार्ग का जो प्रयोग करते थे वो चुटिया के बगल से जाता था, इसलिए यहाँ पे आक्रमण होने का डर हमेशा बना रहता था, इसलिए अपना राजधानी को खुखरा स्थानांतरित किया। दूसरा क्या कारण था कि ये देखो छोटा नागपुर खास हुआ तो ये बीच में पड़ता है ना, तो यहाँ से हर जगह का शासन व्यवस्था स्थापित करना इजी पड़ जाता है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, अब जो भीमकर्ण हुआ ये भीम सागर का भी निर्माण कराता है। क्या कराता है, भीम सागर का निर्माण कराता है। कौन, भीमकर्ण। पहले अपना राजधानी बदला, उधर रैक्सोलों को पराजित किया जो बरवा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है कि भीमकर्ण के बाद आता है शिवदास कर्ण। क्या नाम रहता है, शिवदास कर्ण। क्या नाम हुआ, शिवदास कर्ण। अब शिवदास कर्ण रहता है वो 15वीं सदी में क्या होता है कि नागवंश का शासक बनता है। कब, 15वीं सदी में नागवंश का शासक बनता है। और शासक बनने के बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पे नीचे पड़ता है तो सिमडेगा का एरिया पड़ता है, इसके ऊपर गुमला पड़ता है, यहाँ बगल में खुट्टी हो गया, यहाँ पे रांची हो गया, इसके गुमला के ऊपर क्या होता है, लोहरदगा होता है, इसके बगल में क्या होता है, लातेहार रहता है। तो इस तरह क्षेत्र का विभाजन होता है। अब जो शिवदास कर्ण रहता है वो घाघरा एक जगह है वहाँ पे हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराता है। और उस हापा मुनि मंदिर के निर्माण कराने के बाद क्या करता है, जो एक तो उसका जो गुरु रहता है जिसका नाम रहता है सियानाथ देव, तो सियानाथ देव के द्वारा भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाता है। अब एक दिमाग में चलता हुआ कि घाघरा कहाँ है, तो घाघरा आपका जो गुमला का एरिया पड़ता है यहीं पे घाघरा है। अब इस मंदिर का निर्माण 1401 ईस्वी में करता है। कब, 1401 ईस्वी में। तो देखो हापा मुनि मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण कब कराया, तो निर्माण कराया 1401 ईस्वी में। इसका कौन था जो था पूजा करने वाला, उसका नाम था सियानाथ देव। अब जो ये सियानाथ देव रहता है एक मराठा ब्राह्मण रहता है। कौन, मराठा ब्राह्मण। ये हुआ शिवदास कर्ण का पीरियड। शिवदास कर्ण के बाद जो आएगा वो अब देखो यहाँ पे 15वीं सदी हो गया, मतलब 1400 के बाद का जो पीरियड हो गया।
अब 1451 में क्या होता है, लोधी वंश की स्थापना होता है। तो उसका समकालीन जो रहता है नागवंश, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें जो रहता है, तो पहला रहता है प्रतापकर्ण, दूसरा रहता है क्षत्रकर्ण और तीसरा रहता है विराटकर्ण। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या किया था। तो सबसे पहले प्रतापकर्ण, उसके बाद क्षत्रकर्ण, उसके बाद विराटकर्ण, और ये हो गया आपका शिवदास कर्ण का पीरियड में क्या क्या हुआ था। चलिए इसको पॉज करके लिखिएगा, इसको मिटाते हैं। प्रतापकर्ण में होता है क्या है कि जो क्या था कि जो घटवाल, ठीक है, तो घटवाल का जो राजा रहता है वो आपसी विद्रोह में त्रस्त रहता है, मतलब आपसी विद्रोह में वो तंग रहता है, मतलब आपसी विद्रोह करता है। उसी से क्या होता है कि जो प्रतापकर्ण रहता है ये भी उससे परेशान रहता है। दूसरा क्या रहता है कि जो तमार का जो राजा रहता है वो जो खुखरा देखो बीच में पड़ा, और बाद में बीच में पड़ने के बाद जो नागवंश है वो खुखरा से भी उसका रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि परेशान हो गया, तमाड़ के राजा द्वारा खुखरागढ़ को किलाबंदी करने के बाद घेराबंदी किया, और उसके बाद प्रतापकर्ण को अपना बंदी बना लिया। अब जब इसको बंदी बनाता है तो खैरागढ़ एक जगह है, वहाँ का जो खैरवार राजा रहता है जिसका नाम रहता है बागदेव, उसके द्वारा प्रतापकर्ण को तमाड़ के राजा के द्वारा छुड़ाया जाता है। अब प्रतापकर्ण उससे खुश होकर उसे कर्णपुरा जो कहाँ पड़ता है, रामगढ़ में पड़ता है, उस क्षेत्र को दान में दे देता है, कि वो किसके अधीन आता था, नागवंश के अधीन आता था। इसका काम यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद आएगा क्षत्रकर्ण। क्या नाम आएगा, क्षत्रकर्ण। क्षत्रकर्ण के समय क्या होता है, क्षत्रकर्ण के समय क्या होता है, ये कोरम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराता है। अब वो जब प्राण प्रतिष्ठा कराता है तो उस मूर्ति से उससे आकर्षित होकर बंगाल का एक रहता है वैष्णव संत जिसका नाम रहता है चैतन्य महाप्रभु, और वो चैतन्य महाप्रभु इस मूर्ति से प्रभावित होकर जब वो मथुरा के लिए निकलते हैं तो वो क्या होता है कि झारखंड में भी आता है। अब जब झारखंड में आता है तो कहाँ आता है, पंच परगना में रुकता है, और पंच परगना में अपने मत का प्रचार करता है, ठीक है। तो कहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुआ, तो कोरम्बे, और दूसरा कौन सा जगह बताएं, पंच परगना। तो देखो पंच परगना ये सब क्षेत्र जो होता है ना इसको कवर करता है, कुछ सरायकेला खरसावां के ऊपर, और इधर रांची के क्या हुआ पूर्वी और दक्षिणी साइड में। तो पंच परगना, यहाँ पे दो चीज जानना है, एक दूसरा बोले कोरम्बे। यहाँ किसका मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कराया, तो भगवान विष्णु का। अब क्या होता है, दो चीज ध्यान देना, एक कोरम्बे और पंच परगना के बारे में जानते हैं। कोरम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी बोला गया। अब झारखंड का हल्दी घाटी क्यों बोला गया, क्योंकि जो हल्दी घाटी था वो उसका संबंध जो क्या होता है, मुगल बादशाह अकबर रहता है, ठीक है, और इधर मेवाड़ का राजा रहता है महाराणा प्रताप। तो दोनों के लिए क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि 1576 ईस्वी में यहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं बल्कि हल्दी घाटी में क्या होता है, लड़ाई होता है, किसके बीच, अकबर का सेनापति मान सिंह और इधर महाराणा प्रताप के बीच। अब उस युद्ध का कोई निर्णायक मत नहीं निकलता है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अकबर जीता, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महाराणा प्रताप जीता। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कोरम्बे में जो छोटा नागपुर खास जो पूरा हुआ, छोटा नागपुर खास जिसका स्थापना नागवंश द्वारा किया गया, और इधर रैक्सोल और इधर पलामू का जो इधर सरगुजा हुआ, इधर पलामू, तो इधर का जो रैक्सोल राजा था उसके बीच में यहाँ पर इसी तरह का क्या होता है, युद्ध हुआ था। इसलिए इस क्षेत्र को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। समझ में आया ना कि झारखंड का हल्दी घाटी, एक इसको लिख देते हैं, इसे बोला गया कि झारखंड का हल्दी घाटी, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है पंच परगना, ठीक है। इसके बारे में पंच परगना, तो पंच परगना क्या है इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम उसको भी लिख देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। पंच परगना
देखो सुना होगा एक बूढ़ू जगह है, दूसरा सिल्ली। क्या तो सिल्ली यहाँ सुदेश महतो इससे संबंध रखता है। तीसरा हो गया तमाड़, चौथा हो गया राहे, और पांचवा हो गया सोना हाथू। हाथू में ऐसे गांव को ही बोला जाता है, मुंडाओं में हाथू को गांव को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र मिलके पंच परगना का क्या करता है कि स्थापना करता है। ये हुआ पंच परगना, जो यहाँ पे कौन चैतन्य महाप्रभु, जो क्या कौन थे, बंगाल का वैष्णव संत थे, जिसका नाम रहता है चैतन्य महाप्रभु। क्या रहता है, वैष्णव संत रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वैष्णव संत। हाँ, बंगाल का रहता है। अब इसका जो काम रहता है किसका, छत्रकर्ण का, वो समाप्त हो जाता है। छत्रकर्ण के बाद आता है विराट कर्ण, और जब विराट कर्ण आता है तो फिर संधिया के राजा द्वारा, जो छोटा नागपुर खास का कुछ एरिया है, वो संधिया के राजा जीत लेता है। फिर यहाँ पे खैरागढ़ का जो राजा रहता है वो फिर उसको मदद करता है, जिसका नाम रहता है लक्ष्मी निधि। उसी के द्वारा फिर इसका लूटा हुआ क्षेत्र को वापस दिलाया जाता है। तो ये हुआ। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या आता है इसको एक बार लिख लीजिएगा पॉज करके। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आएगा जिसका नाम रहता है मधुकरण शाह। क्या नाम रहता है, मधुकरण शाह। मधुकरण शाह अकबर के समकालीन रहता है। ठीक है, और यहीं से क्या होता है कि जो टैक्स का जो प्रथा, पहले जनता से टैक्स नहीं लिया जाता था, और ऐसे इसका शासन व्यवस्था चलता था। किसका, नागवंश का। कब से, 64 ईस्वी से, और कब तक चलता है, 1952 तक। यहाँ से क्या हुआ कि टैक्स लेना प्रारंभ किया, लेकिन वो टैक्स नियमित रूप से नहीं लिया जाता था। राजा मुगल जितना प्रभावित, उसके अनुसार टैक्स, मुगल का जैसे सत्ता खत्म, उसका राजा का परिवर्तन, वैसे टैक्स देने से सब मना कर दिया। दूसरा आएगा आपका मधुकरण शाह के बाद आएगा दुर्जन शाह। दुर्जन शाह, ये दुर्जन शाह काफी महत्वपूर्ण है। और ये दुर्जन शाह जो रहता है वो जहांगीर के समकालीन रहता है। और दुर्जन शाह जो रहता है जहांगीर के समकालीन, तो ये बंदा यहाँ पे हम पढ़ाए थे पिछला वीडियो में, आप देखिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे ईब और जो शंख नदी जो पड़ता है गुमला, जो चैनपुर, ठीक है, चैनपुर जो गुमला में जो क्या होता है शंख नदी पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है हीरा निकलता है, और यही छोटा नागपुर खास का राजा रहता है। और हीरा के बारे में क्या होता है, मुगल सल्तनत को पता, मुगल वंश को पता चल जाता है। अब उसी के चलते क्या होता है, बिहार का जो मुगल सूबेदार रहता है उसके द्वारा इस दुर्जन शाह पे आक्रमण कर दिया जाता है, और इसे बंदी बनाकर जहांगीर के राज दरबार में पेश कर दिया जाता है। और फिर जहांगीर इसको क्या करता है कि जो ग्वालियर का किला रहता है उसमें इसको बंद कर देता है। तो कब करता है, 1615 ईस्वी में। फिर 12 वर्ष के बाद जब मुगल के राज दरबार में हीरा की पहचान, उसकी वास्तविक शुद्धता के लिए जब विवाद छिड़ जाता है, तो उसका परख जब कोई नहीं कर पाता है, तो उसकी परख जो करता है उसका नाम रहता है दुर्जन शाह। ये हीरा का पारखी रहता है, परख करने में प्रसिद्ध रहता है, और ये उसकी शुद्धता को पहचान लेता है। अब जहांगीर वहां से खुश होकर इसे 1615 में जो रिहा करता है, फिर 12 साल के बाद 1627 ईस्वी में इसे फिर इसका खोया हुआ राज वापस कर देता है। ठीक है, इसके बाद ठीक है आएगा कौन, अदुनाथ शाह आएगा। अदुनाथ शाह अपनी राजधानी कहाँ करता है, पालकोट दोईसा करता है। कहाँ पे, दोईसा, जिसे नवरत्नगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पड़ता है, गुमला में पड़ता है। फिर उसके बाद आएगा कौन, जगन्नाथ सहदेव। क्या होगा यहाँ पे, दोईसा। दोईसा के बाद आएगा पालकोट। तो पालकोट को फिर जो अपना राजधानी स्थानांतरित करता है उसका नाम रहता है अदुनाथ शाह। क्या नाम रहता है, अदुनाथ शाह, जो अपना राजधानी कहाँ रहता है, पालकोट। तो दोईसा जिसे नवरत्नगढ़, और फिर पालकोट, दोनों कहाँ पड़ता है, गुमला में ही पड़ता है। फिर उसके बाद जो रहता है, पालकोट के बाद पालकोट भौरे। क्या रहता है, पालकोट भौरे। और पालकोट भौरे भी यहीं पे पड़ता है, और उसको अपना जो राजधानी बनाता है उसका नाम रहता है जगन्नाथ सहदेव। क्या नाम रहता है, जगन्नाथ सहदेव।
जगन्नाथ सहदेव के बाद जो उसके बाद जो आता है वो अपना राजधानी रातू, जो रांची के बगल में है, रातूगढ़ बोलता है, रातू रोड, तो वही हुआ। तो वहीं पे अपना राजधानी बनाता है जिसका नाम रहता है उदयनाथ सहदेव। क्या नाम रहता है? उदयनाथ सहदेव। अब इतना होने के बाद उसका लास्ट राजधानी कहाँ गया? रातूगढ़ गया। और शुरू में क्या था? सुतियाम्बे था। तो शुरू में सुतियाम्बे, लास्ट में रातूगढ़। अब यहाँ पे क्या होता है, हम ईस्वी देख रहे हैं कब? 1952। जब कब से रहते? 64 ईस्वी से, मतलब 2000 साल का हम जर्नी कर रहे हैं। जब क्या पढ़ रहे हैं? नागवंश पढ़ रहे हैं उस समय। अब क्या होता है उसके बारे में जानना है कि 1950 ईस्वी को नागवंश का अंतिम शासक, जिसका नाम क्या रहता है? तो नाम रहता है उसका लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। क्या हुआ? लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, जो 1950 में नागवंश का शासक बनता है। और 1952 में जब जमींदारी उन्मूलन कानून लाया जाता है और वो जब झारखंड पर हावी होता है, मतलब प्रभावी होता है, तब जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद नागवंश की यहाँ पे समाप्ति हो जाता है। तो अंतिम शासक कौन हुआ? जिसका नाम हुआ लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। ठीक है, ये हुआ, क्या हुआ? अंतिम शासक हुआ। और इस तरह नागवंश क्या होता है? समाप्ति की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो हमने आपको 2000 वर्ष की जर्नी कराया और उस जर्नी में जो जो नागवंश का महत्वपूर्ण शासक था उसके बारे में हमने आपके बीच, उन सारे बातों के आपके बीच में हमने रखा। एक बार क्या करते हैं कि इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके राजधानी के बारे में हमने बताया। अब यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई समस्या होगा तो उसके आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और इतना लंबा पीरियड था कि इसका जो क्या आता है कि लंबा पीरियड होने के कारण मेरा वीडियो भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो उसको देखना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो उसको रिवीजन भी कर लीजिएगा 2 बार देख के। और इतना बताने के बाद अगर मेरा वीडियो समझ में आता है तो आपसे उम्मीद है एक लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद किसी तरह का परेशानी हो गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमसे बने रहिए और हम भी आपको दिन प्रतिदिन इस तरह का वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।